गुड मॉर्निंग। हमारा जो लेसन है भूमंडलीकरण, उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जो भी क्वेश्चंस हमारे इस लेसन में हैं उनको किस तरीके से लिखना है और क्या उनका एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन का, वो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगी। और आंसर्स के साथ साथ हम लोग क्वेश्चंस को भी समझेंगे और उसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उनका मीनिंग जानेंगे, ताकि जब हम लोग एग्ज़ाम में करें तो हमें कोई भी डिफ़िकल्टी का सामना नहीं करना पड़े। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए। तो ब्रिटेन में महिलाओं ने हमले कर दिए थे। जो मज़दूर महिलाएं थीं उन्होंने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर, क्योंकि मशीन्स जब आई तो बहुत सारे लोगों के रोज़गार छिन गए थे। तो काफ़ी लोगों को नौकरी से उनके निकाल दिया गया था, क्योंकि मशीन एक व्यक्ति से ज़्यादा जल्दी से काम और बेहतर तरीके से काम कर सकती थी। और जो उनके मालिक होते थे फैक्ट्रीज़ के, तो वो को भी कम समय में और कम वेतन में उनको बेहतर काम मिलता था। तो उन्होंने क्या किया था, अलग अलग जहाँ जिस भी इंडस्ट्री में मशीन्स पहुँची तो वहाँ से लोगों को निकाल कर उनकी जगह मशीनों को रखना उन्होंने प्रेफर किया। तो सेम यही स्पिनिंग जेनी मशीनों के साथ भी होता है। स्पिनिंग मशीनें क्या करती थी कि वो जो कपास से जो धागा बनाते हैं उसको पहले हाथ से बनाया जाता था, जैसे कि चरखे से बनाते हैं, उसकी जगह ये मशीन्स यूज़ करने लगे थे जिनका नाम था स्पिनिंग जेनी मशीन्स। तो ये क्या थी और क्यों उन्होंने हमले किए थे? तो सबसे पहले जेम्स हरग्रीज नाम के एक व्यक्ति ने 1764 में स्पिनिंग जेनी नामक की मशीन बनाई थी। इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज़ कर दी थी और मज़दूरों की मांग घटा दी। एक ही पहिया घुमाने वाला एक मज़दूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगे थे। जब इन मशीनों का प्रयोग शुरू हुआ तो हाथ से ऊन काटने वाली औरतें इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगी, क्योंकि इस मशीन की वजह से उनका काम छिन गया था। इस मशीन की वजह से शारीरिक श्रम की मांग घटने के कारण बहुत सी महिलाएं बेरोजगार हो गई। इसीलिए उन्होंने स्पिनिंग जेनी के प्रयोग का विरोध किया। तो हमको इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी है कि स्पिनिंग जेनी नामक मशीन किसने बनाई थी? जेम्स हरग्रीज ने। स्पिनिंग जेनी क्या करती थी? ये कताई के काम को जल्दी और बेहतर तरीके से कर देती थी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। अब इसकी व्याख्या हमको करनी है। देखो, जब भी व्याख्या करने वाले प्रश्न आएंगे उसमें आपको उसके बारे में जितनी भी चीज़ें आपको पता है फैक्चुअल, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है और उसका मतलब क्या होता है, कब हुआ, कैसे हुआ, उनको कम शब्दों में हमको पूरा बताना होता है। तो यही सारे व्याख्या वाले शब्द हैं। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हम देख लेते हैं। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गाँवों की तरफ रुख करने लगे, यानी कि गाँवों की तरफ वो जाने लगे। वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन का अर्थ है यानी कि ऐसी चीज़ों का उत्पादन करवाना जिनकी डिमांड लोकली नहीं है, उनके देश में नहीं है, बल्कि उनकी डिमांड बाकी के देशों में ज़्यादा है। और अगर उनका व्यापार किया जाए तो उनको काफ़ी ज़्यादा व्यापारियों को फ़ायदा होता था, इसलिए उनको वो किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे कि वो स्पेशली इन चीज़ों का वो उत्पादन करें। दूसरा था इसमें, उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीज़ों की मांग बढ़ने लगी। इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था, इसीलिए नए व्यापारी गाँवों की तरफ जाने लगे। वो क्यों गांव की तरफ जाने लगे? क्योंकि गांव में थोड़ा मैन पावर ज़्यादा होती है और लोग काम करने के लिए इजीली अवेलेबल रहते हैं, और ज़्यादा जगह की अवेलेबिलिटी भी ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होती है शहरों के मुकाबले। इसीलिए वे लोग, जो भी व्यापारी लोग थे, वे गाँवों की तरफ बढ़ने लगे। और तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, गाँव में गरीब काश्तकार और दस्तकार सौदागरों के लिए काम करने लगे। यह वह समय था जब छोटे और गरीब किसान आमदनी के नए स्रोत ढूंढ रहे थे। तो यानी कि ऐसे लोग जो कि हाथ से काम करते हैं, काश्तकारी करते हैं, जैसे कि लकड़ी की चीज़ों पे कार्विंग करते हैं, नक्काशी करते हैं, या कपड़े की बुनाई करते हैं, या जो छोटे गरीब किसान हैं जिनके पास छोटी छोटी ज़मीनें हैं, ऐसे लोग भी चाह रहे थे कि भी हमको काम देने वाले लोग मिले। तो ये दोनों ही के लिए ही ज़्यादा फ़ायदे का सौदा था।
इसीलिए जब सौदागर वहाँ आए तो उन्होंने माल पैदा करने के लिए पेशगी रकम दी, तो किसान फ़ौरन तैयार हो गए। पेशगी रकम का मतलब होता है एडवांस में कोई भी काम करने के लिए पैसे देना। सौदागरों के लिए काम करते हुए वे गाँव में रहते हुए अपने छोटे छोटे खेतों को भी संभाल सकते थे और इससे कुटीर उद्योगों को भी बल मिला। कुटीर उद्योग वो उद्योग होते हैं जिनको घरों में किया जाता है। जैसे कुछ छोटे छोटे काम आपने देखे होंगे या सुने होंगे कि जिनके लिए बड़ी फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वो घरों में भी हो जाता है। जैसे कि अगरबत्ती बनाने का काम एग्जाम्पल के लिए हो सकता है, या कुछ भी दिए बनाने का काम है। जो भी छोटे छोटे काम है जिसके लिए ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए, जो एक घर में भी घर के लोग या 5-6 लोग मिलकर कर सकते हैं, उसको कुटीर उद्योग कहते हैं। गाँव में है 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला नेटवर्क टूट गया। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। उन्होंने पहले स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियायतें हासिल की थीं। उसके बाद उन्होंने व्यापार पर इजारेदारी अधिकार प्राप्त कर लिए थे। इनमें से सूरत जैसे बंदरगाह कमज़ोर पड़ने लगे। इन बंदरगाहों से होने वाले निर्यात में नाटकीय कमी आई। नाटकीय कमी का मतलब बहुत ही स्पीड से और बहुत ज़्यादा की कमी आ गई। पहले जिस कर्जे से व्यापार चलता था वह खत्म होने लगा। धीरे धीरे स्थानीय बैंकर दिवालिया हो गए। दिवालिया का होने का मतलब है कि पूरी तरीके से वो बर्बाद हो गए। 17वीं सदी के आखिरी सालों में सूरत बंदरगाह, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस और बहुत ही बड़ा बंदरगाह माना जाता था पुराने समय में, अब उसकी इम्पोर्टेंस उतनी नहीं रह गई पहले जितनी। तो सूरत बंदरगाह से होने वाला व्यापार का कुल मूल्य 1.6 करोड़ रुपए था। 1740 के दशक तक यह गिरकर केवल 30 लाख रह गया, यानी कि आप देखिए कि 1/4 से भी कम रह गया है। इस प्रकार 18वीं सदी के अंत तक सूरत बंदरगाह हाशिए पर था। यानी कि जो सूरत बंदरगाह की इम्पोर्टेंस थी वो पहले से काफ़ी कम हो गई। उसकी जगह जो नए नए बंदरगाह थे जिनको अंग्रेज़ों ने या बाकी विदेशी व्यापारियों ने बनाया, उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ गई। जैसे कि मुंबई था, जैसे कि कलकत्ता का बंदरगाह था। इनकी इम्पोर्टेंस पहले के मुकाबले या सूरत के बंदरगाह के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। घा में है 1764 के युद्ध के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो गई, तब कंपनी ने व्यापार पर एकाधिकार कायम के लिए उससे सीधा संबंध स्थापित करना चाहा। इसके लिए उसने गुस्तामों की नियुक्ति की। यह कार्य कंपनी ने 2 चरणों में पूर्ण किया। प्रथम चरण, कंपनी ने सर्वप्रथम बुनकरों को सक्रिय व्यापारियों व दलालों से मुक्त करवाने के लिए इन पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। तो ये गुमास्ता कौन होते थे? जिनको कंपनी अपनी तरफ से रखती थी ताकि वो लोग सीधे ही इनके कांटेक्ट में रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी के कांटेक्ट में, और जो भी लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में व्यापार करते थे तो वो इन्हीं गुमास्ता के थ्रू चीज़ों को खरीदना और बेचना करते थे। दूसरा इसका चरण था, कंपनी ने बुनकरों पर पाबंदी लगा दी थी कि वे अन्य खरीदारों को अपना माल नहीं बेच सकते हैं। जब बुनकरों को काम का ऑर्डर मिल जाएगा तो उन्हें कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा देने की व्यवस्था भी की गई, परंतु इसमें एक शर्त यह रखी गई कि जो कर्जा लेगा वह अपना माल गुमास्ता को ही बेचेगा। परंतु जल्दी ही गुमास्तों और बुनकरों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि एक तो गुमास्ते तैयार माल की उचित कीमत नहीं देते थे, दूसरे यदि कोई बुनकर समय पर माल तैयार नहीं कर पाता था तो उसे दंड देते थे, जैसे कि कोड़े मारना। इस व्यवस्था में बुनकर की स्थिति दयनीय हो गई। दयनीय मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई, और क्योंकि उन्हें अपने माल की उचित कीमत नहीं मिल पा रही थी, वहीं वे कंपनी के कर्जे तले भी दबते जा रहे थे। अब जो ये वाले क्वेश्चन है ये राइट एंड रॉन्ग वाले हैं। का है इसमें 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की कुल श्रम शक्ति का 80% तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहा था, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। ख है 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भारत का दबदबा था, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप भारत के कपास निर्यात में कमी आई, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। घ फ्लाई शटल के आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता में सुधार हुआ, तो ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आदि औद्योगिकरण का मतलब बताएं। तो आदि का मतलब होता है जो बहुत ही प्राचीन होता है, तो यानी कि जो बहुत ही प्राचीन औद्योगिकरण होता है उसका अर्थ हमको इस क्वेश्चन में समझाना है।
औद्योगिकरण का इतिहास प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू होता है। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को पूर्व औद्योगिकरण कहते हैं। तो पूर्व औद्योगिकरण या आदि औद्योगिकरण सेम ही है। इस पूर्व औद्योगिकरण की अवस्था में व्यावसायिक आदान प्रदान होता था। इस पर सौदागरों का नियंत्रण था और चीज़ों का उत्पादन कारखानों की बजाय घरों पर होता था। उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 20-25 मजदूरों से काम करवाता था। इस प्रकार औद्योगिकरण से पहले फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले के उत्पादन कार्य को आदि औद्योगिकरण कहा जाता है।